हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की है ये, और इसमें हम सब विषय 3 पढ़ेंगे। और इससे पहले 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। हमने पिछली वीडियो में लेखन कला आदि का विकास कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता आदि के बारे में बहुत सारी हमने चीजें पढ़ी थी। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने पर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, जो रोम साम्राज्य था वे दूर दूर तक फैला हुआ था, और इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, यानी अधिकांश हिस्सा यूरोप का, और आंध्र चंद्राकार क्षेत्र, ठीक है, यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा वो उसमें शामिल था। इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ। ठीक है, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया, संवारा, और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। संस्कृतियां जो थी स्थानीय, वहां स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी सुदृढ़ थी, यानी अच्छी थी स्थिति उनकी कानूनी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, यानी दास बना के, दास श्रम के, दासों से काम करा के, उस बल पर वहां पे अर्थव्यवस्था जो होती थी वो वहां पे इस तरीके से चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से क्या है वंचित रह जाता था, क्योंकि अधिक श्रेणी में दास होते थे। ठीक है, तो क्या होगा, स्वतंत्र तो इंसान रह ही नहीं सकता है। ठीक है, उस पर नियंत्रण था, वह दास था, किसी के अंडर में रह के काम कर रहा है, उसकी इच्छा अनुसार काम कर रहा है। तो स्वतंत्रता से क्या है कि उसकी स्वतंत्रता वंचित रहती थी, और वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिमी साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से। ठीक है, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। लेकिन जो उसका पूर्वी आधा भाग था उसमें अच्छी तरीके से वह उसी तरीके से अपने समृद्ध स्थिति में वह बना रहा। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ, और इसने इसकी शहरी और धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया था। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में क्या शामिल है? समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जो कुछ लोगों ने जो चीजें लिखी, वृतांत लिखे, ठीक है, उसे वो उसमें पाया गया, उसे पाठ्य सामग्री के अंतर्गत है, क्योंकि वे वृतांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे, यानी हर साल लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि इसमें आते हैं। दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से जो दस्तावेज है, दूसरा उत्कीर्ण अभिलेखों या पाइपायरस के पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं, जो उस समय कागज का आविष्कार तो था नहीं। तो पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मेसोपोटामिया में लिखने का क्या था कि जो गीली मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी, उसको सपाट बना देते थे, उसके बाद उसको नरकट होता था, उससे बना के नोक उससे उसकी लिखाई की जाती थी, फिर उसके बाद यूज करके उसको फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से वो खुदाई हुई तो वो सब बहुत सारे मिले, जिससे ये सब चीजें पता चली थी। तो अब क्या है कि ये देखें, पेड़ के पत्तों पर भी इस तरीके की चीजें लिखी गई, जो पांडुलिपियों के रूप में या अभिलेख ये मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे। तो आमतौर पर जो अभिलेख होते थे वो पत्थर की जो शिलाएं होती थी बड़ी बड़ी, उस पे वो लिखे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उस पे लिखा हुआ नष्ट हो ही नहीं सकता, पत्थर पे लिखा हुआ। और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी में पाए गए हैं। पाइपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था,
ठीक है। क्या था पाइपायरस? एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। मिस्र में नील नदी जो थी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, तो नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, लिखने के लिए सामग्री उसी से तैयार की जाती थी। सरकंडा जैसा पौधा होता था और पाइपायरस उसका नाम था। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक प्रयोग होता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पाइपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। और पाइपारोलॉजिस्ट यानी पाइपायरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीजें शामिल हैं, जो कुछ मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र का सर्वेक्षण आदि के जरिए मिले हैं। जब पुरातत्व ने खुदाई की, वहां का सर्वेक्षण किया, तो बहुत सारी चीजें हैं वो मिली हैं। ठीक है, तो उसमें आती है भौतिक अवशेष, जो अवशेष वहां पे मिले हैं, जैसे इमारतें, स्मारक, अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान आदि। ठीक है, भूदृश्य जैसे जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की ही जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों से अंतर संबंध बनाता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर है। इतिहासकार क्या करता है, जो भी सामग्री मिलती है उसका अध्ययन करता है, फिर उसके बाद उन सब चीजों को जोड़ता है, फिर निष्कर्ष निकालता है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 ईस्वी के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्वी पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में जो सशक्त साम्राज्यों का शासन था, ये दो साम्राज्य रोम और ईरान के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक सकरी पट्टी, जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी। फरात नदी हमने जब से 11वीं क्लास की हिस्ट्री शुरू किया है तब से ये पढ़े जा रहे हैं इसके बारे में, और अलग करती थी। और इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नजर डालोगे तो देखोगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है, इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का क्या था, हृदय था। रोम का भूमध्य सागर उत्तर तथा दक्षिणी तीनों दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डन्यूब नदी, ठीक है, और दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान, जो अभी भी आप पढ़ते हैं, सहारा नामक सबसे बड़ा रेगिस्तान। और इस प्रकार इस अत्यंत विशिष्ट क्षेत्र में रोम साम्राज्य क्या है, फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में ही थे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ताचिन, बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। ठीक है, ताचिन। और ये आप यहाँ पे नक्शा देख सकते हैं, ये अटलांटिक महासागर और ये है डेन्यूब नदी यहाँ पे, और काला सागर है ये यहाँ पे, और ये मिस्र नील नदी है ये यहाँ पे, लाल सागर है यहाँ पे, और इधर मोरक्को है, और ये है बीच में ये है भूमध्य सागर, जो क्या करता है, अफ्रीका को और यूरोप को क्या करता है, ये बीच में से अलग करता है। ठीक है, ये जो है भूमध्य इसमें सागर। ठीक है, चलिए, साम्राज्य का आरंभिक काल।
रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। दो महाशक्तियों तथा उससे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। ठीक है, लेकिन रोमन साम्राज्य मोटे दो चरणों में बांटा जाता है, पूर्ववर्ती और परस्पर इसे परवर्ती चरण कह सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है और उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। ठीक है, दो महाशक्तियों से संबंधित साम्राज्य बड़ा अंतर है। रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में, रोम और ईरान की बात की जा रही है, ईरान की तुलना में क्या था, अधिक विविधतापूर्ण था। ठीक है, इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर क्या थे, ईरानी थे। इसके विपरीत रोम साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन होती लातिनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था, यानी लातिनी और यूनानी भाषाएं। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिम भाग के लोग लातिनी भाषा बोलते थे। ठीक है, जो पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग था वो कौन सी भाषा बोलता था, यूनानी भाषा बोलता था, और पश्चिमी भाग के जो थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, लातिनी, लिखते भी थे वो। और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत चित्रो निपातानिया जो लातिनी भाषा था और सायरे नायका यूनानी भाषी के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो। यानी जो सम्राट होता था वो एक ही होता था, शासक एक ही होता था, और वो सब उन्हीं की प्रजा कहलाते थे, चाहे वो कहीं भी रहते या कहीं भी कोई भाषा बोलते हो। इस साम्राज्य में गणतंत्र यानी रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सैनेट नामक निकाय में निहित थी। सैनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था, जिन्हें अभिजात कहा जाता था। अभिजात जो होते हैं वर्ग, वो कुलीन वर्ग अभिजात वर्ग कहलाते हैं। और व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सैनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाता था। गणतंत्र 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और अगस्टस नाम से रोम का साम्राज्य बना। किस नाम से, अगस्टस नाम से। सेनेट की सहायता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन पद प्रतिष्ठा को क्या किया जाता था, अधिक महत्व दिया जाता था। यानी जन्म की नहीं बल्कि वहां पद प्रतिष्ठा धन को महत्व दिया जाता। बलात् भर्ती वाली सेना वह होती है जिसमें कुछ समूह वर्गों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। बलात् अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम सम्राट अगस्टस हमने पढ़ा 27 ईस्वी पूर्व में जो राज स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि अगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स था और निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सैनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सैनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, रोम एक गणतंत्र था, उस समय सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सैनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवार जो होते थे, कुलीन और अभिजात वर्ग होता था, लेकिन आगे चलकर इसमें इताली मूल के जमींदारों को भी शामिल किया गया। तो पहले उनका ही प्रतिनिधित्व था जो धनी होते थे, अभिजात और कुलीन वर्ग जो होता था। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो यूनानी तथा लातिनी भाषा में ज्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं सब द्वारा लिखी गई हैं, इन्हीं लोगों द्वारा।
इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सैनिक के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुता पूर्ण व्यवहार रखते थे, यानी उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार न रख के शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते थे और उनको शक की नजर से देखते थे। फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे, उनके साथ हिंसा भी करते थे, क्रूरता भी करते थे, मारते पीटते भी थे, इस तरह के काम भी वो करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को एहसास हो गया था कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट के पास साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निस्संदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, जिसमें चौथी शताब्दी तक, ठीक है, और 6 लाख सैनिक थे इसमें, ठीक है, और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग निर्धारित करने की शक्ति थी। और बलात् हमने यहाँ पे जो बलात् ये पढ़ा, और ये है यहाँ पे बलात् भर्ती वाली सेना वह होती है जिसमें कुछ वर्गों या वयस्कों को, पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती है, जो हमने यहाँ पे बात की। बलात् सेना थी जो 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी, ठीक है। सैनिक सेवा और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहे। यद्यपि सैनिक अपने सेनापतियों, यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे और वे आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते थे। और यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति क्या करते थे, सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी, ठीक है, उनसे डरती थी। सेनेट जो होती थी वो सेना से क्या करती थी, घृणा करती थी और उनसे डरती, क्योंकि वो प्राय अप्रत्याशित हिंसा का वो स्रोत थी। विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे। संक्षेप में सम्राट अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य वर्ग के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती हैं तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था, यानी आपस में ही युद्ध उनका हो जाता था। और एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 साम्राज्य गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज पुत्र को मिलता था, चाहे यह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी दत्तक, और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरण टिबेरियस 14 से 37 भी जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, और प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्टस का अपना कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, अपना पुत्र इसका नहीं था। और ये हम चित्र देखेंगे यहाँ पे। रोम के फोरम जूलियस की दुकानें पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी पूर्व के बाद स्तंभ वाले इस चौक को बनाया गया था। ये देखिए इस तरीके से दुकानें बनाई गई, काफी आज के समय से मिलती जुलती सी लग रही हैं, ठीक है। और देखिए अगस्टस का अपना कोई अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए करने के लिए अगस्टस ने उसे गोद ले लिया था, ठीक है। ये प्रथम 2 शताब्दियों में या अन्य देशों के साथ भी युद्ध बहुत कम हुए। अगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था और इसमें अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आरंभिक आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था, ठीक है। इस शांति का आगमन काफी टाइम बाद हुआ, आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया था, उसके बाद हुआ। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट राजान ने 113 से 17 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसे फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को क्या किया था, छोड़ दिया।
गृहयुद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष है। ठीक है, दूसरे देशों से नहीं, अपने देश में जो युद्ध आपस में किया जाता है उसे गृहयुद्ध कहते हैं, और वो भी सशस्त्र तरीके से। सम्राट त्राजान का स्वप्न, भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियाक में सर्दियों के बाद 116 में त्राजान फरात नदी के रास्ते आगे को बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफून तक गया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे तक पहुंच गए। कैसियस डियो के अनुसार वहां पर इतिहासकार, वह भारत की ओर आने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जीव जवान होता। ठीक है, इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को क्रम रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्वी ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक राज्य फरात नदी के पश्चिम में रोम राज्य से क्षेत्र की ओर पड़ते थे और उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेराड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस, ठीक है, के बराबर आमदनी होती थी। और कितना है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,25,000 के बराबर। 54 लाख दिनारियस। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, क्या होता था ये दिनारियस? ये भी याद रखें, एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। 4.5 ग्राम चांदी इसमें शुद्ध होती थी। निकटवर्ती पूर्व, रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। ठीक है, वास्तव में इटली की सीमाएं, जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे। उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक, उसे सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था, यानी सहारा जो रेगिस्तान था और फरात नदी। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायता आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव था? यानी आज की तरह राज्य सरकार जो होती है, सरकार तो नहीं थी, लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है कि जो सम्राट होते थे उनके बहुत लंबे चौड़े एरिया होते थे जो उस पर वो कैसे नियंत्रण रख पाते थे? ठीक है, कैसे संभव था, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक पहुंच चुकी थी? इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। ठीक है, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे जिनके माध्यम से साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, क्या था, हमने क्या क्वेश्चन क्या था कि मतलब कैसे संभव था, वो कैसे नियंत्रण रखते थे? तो ये है कि वो जो पूरा साम्राज्य होता था, दूर दूर तक नगर थे, अनेक नगर स्थापित किए गए थे। उन्हीं के माध्यम से क्या होता था कि साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कादेश, सिकंदरिया और एंटियाक इनमें बड़े सबसे बड़े थे। साम्राज्य प्रणाली के मूल आधार, इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतकरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च वर्गीय प्रांतों में से होते थे। यानी दूसरी और तीसरी शताब्दी जो दौरान थे, प्रशासक भी और सैनिक भी, अफसर जो होते थे सैनिकों के, वो जो ये प्रांतीय वर्ग थे उन्हीं में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया संभ्रांत अभिजात कुलीन एक तरीके का वर्ग है ये, उच्च वर्ग,
सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन भी प्राप्त था। और जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलियस 253 अर्सन सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना लिया। और ऐसा कहा जाता है कि गैलियस ने सेनेटरों को की सेवा में करने अथवा इस तक पहुंचने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों से न जाने पाए। ठीक है, अभी देखते चलते हैं। यह स्थानीय राज्य थे जो रोम के आश्रित थे। रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे, और बदले में रोम ने उनका अलग अस्तित्व स्वीकार कर दिया। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है उसे जरूर नोट करते चलें, जिसे मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ इसलिए, और रिपीट भी कर देती हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं तो जरूर आप रजिस्टर लें और उसे नोट करें, क्योंकि आप नोट करेंगे तो आपके पास रजिस्टर बन जाएगा। किसी भी आपके जो एग्जाम है कंपटीशन वाले, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। और यूसी नेट का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, उन सब में इस तरीके से चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। फिर कई बार लोगों को लगता है कि आया कहाँ से, पूछा कहाँ से, तो इसलिए जरूर ध्यान दें। और नाइम्स के पास पांटू गार्ड्स, फ्रांस, प्रथम सदी ईस्वी, रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों को पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतु का निर्माण किया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है, काफी आज के समय से मिलता जुलता सा लग रहा है। संक्षेप में, पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, देखिए पहली शताब्दी के बाद यानी पहली शताब्दी बीत चुकी, उसके बाद के वर्ष जो थे उनका दूसरी शताब्दी के समय की बात, दौरान यानी समय, और तीसरी शताब्दी की शुरुआत थी। वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से लिए जाने वाले, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था, और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए संभ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था। ठीक है, संभ्रांत वर्ग भी अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग जैसा ही एक अलग वर्ग, मतलब ये अभिजात कुलीन वर्ग की तरह ही एक ऊंचा वर्ग होता है, जो अमीर लोग होते हैं इसमें। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक यानी मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। यानी किसी भी इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं होता था, यानी कोई दूसरा शहर किसी भी शहर के अंदर अधिकार में नहीं होता था, लेकिन क्या होता था, उसके तहत उसी के समान कई गांव हमेशा ही होते थे लगभग। आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांव का दर्जा दिया जा सकता था, यानी दर्जा भी उसे दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था, खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इससे ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने की संभावना रहती थी, ग्रामीण इलाकों के अलावा। क्रियाकलाप है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में कौन 3 प्रमुख खिलाड़ी थे, प्रत्येक के बारे में एक पंक्तियां लिखे। रोमन सम्राट इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कैसे कर लेता था, इसके लिए किसका सहयोग महत्वपूर्ण था, और हमने ये सब बात कर ली है। आप एक बार वीडियो जरूर देखें दोबारा से, और मेन पॉइंट नोट करते चलें, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। डॉक्टर गैलन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव, कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़े अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को यह बता दिया था कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं। यानी अच्छी तरीके से पोषण युक्त खाना नहीं मिलना क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। जैसे कि गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से खाना नहीं मिलता, हर विटामिन नहीं मिलती,
तो उनके अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा हो जाती है और वो कहलाता है कुपोषण एक तरीके से, यानी अच्छी तरीके से पूरा पोषण न मिलना। शहर में रहने वाले लोगों को फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेना एक रिवाज था। जो अमीर आदमी होता है वो क्या करता है, अनाज वगैरह सब अपना भर लेता था और सारा गेहूं, जौ, सेम तथा मसूर दालों का काफी बड़ा हिस्सा शहरी लोग जो होते थे ले जाते थे और कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई थी। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था सर्दियों के लिए उसे खा पी कर खत्म कर देने के पश्चात पश्चात देहाती लोगों को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। क्योंकि क्या होता था कि फिर वो सर जो कुछ भी बचता था तो वो जो बरसात का मौसम बरसात ऋतु होती थी तो उसमें उन लोगों को ठीक उस समय अगर पैदावार नहीं है तो उन्हें ठीक से मिलता रहता और जो शहरी लोग होते थे वो अपना खाना अपने भर लेते थे। उन्होंने पेड़ों की टहनियां, छाले, जड़े, झाड़ियां, खाद्य पौधों को पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को क्या करते थे, उपचारित बचा के रखते थे। ठीक है। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। सार्वजनिक स्नान गृह जैसे तालाब आदि को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहां के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी। सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। ठीक है, सभी लोग एक साथ नहाते थे। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन यहाँ कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था। रोम छावनी बिंदुसीसा आधुनिक स्विट्जरलैंड में एक रंगशाला प्रथम शती ईस्वी का प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन होती किया जाता था। ठीक है, आधुनिक स्विट्जरलैंड में तीसरी शताब्दी का संकट। और नेक्स्ट वीडियो में यहां से हम पढ़ेंगे और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर करें और भूलें ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।